हेलो एवरीवन, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हम इस लेक्चर में सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज द सर्कल, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, और बेसिक जो काइनेमेटिक्स है, मतलब मोशन के लिए क्या क्या पैरामीटर्स है, मतलब सर्कुलर मोशन के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले डिटेल में है। ठीक है। जो आपके नीट एग्जाम, जेई एग्जाम और सीयूईटी एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है। राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो माय नेम इज अमित कुमार, और मैं आईआईटी और नीट के बच्चे को स्पेशली फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और मेरे चैनल्स का जो नाम हुआ यूट्यूब चैनल का, वो टेस्ला स्कूल ऑफ फिजिक्स। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा, वो आप हेडिंग दे देंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में, बिफोर स्टार्ट द एक्चुअल टॉपिक ऑफ सर्कुलर मोशन, हम सर्कल को पहले डिफाइन करके कि सर्कल होता क्या है। राइट। तो पहले आप लिखेंगे व्हाट इज सर्कल। सर्कल क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे पहले। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या देते हैं? अगर कोई पार्टिकल ऐसे पाथ में चल रहा है, इस टाइप के पाथ में चल रहा है, तो उसका डिस्टेंस जो है किसी फिक्स पॉइंट से, राइट, उसका जो डिस्टेंस है उस पार्टिकल का, जिस भी रास्ते पे चल रहा है, जिस भी पाथ पे चल रहा है, जो भी ट्रेजेक्ट्री वो कवर कर रहा है, उस पाथ का जो डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट से ऑल द टाइम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। फिक्स, उस पार्टिकल का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट से क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर वो चेंज हो रहा है तो उसको हम सर्कल नहीं बोलेंगे, उसको कुछ अदर हम ज्योमेट्री का नाम देंगे। बट फिलहाल जो हम सर्कल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो सर्कल का डेफिनेशन आप क्या देंगे? इफ ए पार्टिकल, इफ ए पार्टिकल moves such that, such that its distance, its distance मतलब किसका? पार्टिकल का। इस डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ए फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट, और मूविंग पॉइंट इज रिमेन्स कांस्टेंट, इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो उस पार्टिकल का जो डिस्टेंस होना चाहिए फिक्स पॉइंट से या मूविंग पॉइंट से, वो कांस्टेंट हो, तो हम बोलते हैं वो जो पार्टिकल जिस भी रास्ते पे चल रहा है, जिस भी पाथ पे चल रहा है, वो जो ज्योमेट्री बन रहा है, वो जो पाथ बन रहा है, वो नेचर जो है वो सर्कुलर है। राइट। आई होप आपको सर्कल का डेफिनेशन में समझ में आया होगा। तो मान लेते हैं ये जो फिक्स पॉइंट है और पार्टिकल इस टाइप से चल रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से और मे बी मूविंग पॉइंट, ये क्या हो रहा है? टाइम के साथ कांस्टेंट है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, और सारे पॉइंट को जब एक बार आप दिखाएंगे, तो वो जो ज्योमेट्री बन रही है उसी को हम बोलेंगे सर्कल। तो इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, ये फिक्स पॉइंट है, जितने सारे पॉइंट्स है, सभी पॉइंट को अब हमने क्या कर दिया? एक साथ मिला दिया। तो इसका जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से, मान लीजिए ये फिक्स पॉइंट सी है, ये और ये जो डिस्टेंस आर है, तो फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, इज कॉल्ड सेंटर। फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर। और फिक्स डिस्टेंस मतलब फिक्स पॉइंट से पार्टिकल का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम रेडियस। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे आप रेडियस। ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको सीखना पड़ेगा। जो सेंटर मतलब जो फिक्स पॉइंट है उसको सेंटर नाम दिया हमने सर्कल का, और जो फिक्स डिस्टेंस है उसको हमने रेडियस नाम दिया। राइट। अब ये तो हो गया सर्कल का डेफिनेशन। अब सर्कल के डेफिनेशन, ये तो हमारा मतलब मोटे मोटे तौर पे डेफिनेशन हो गया कि सर्कल होता क्या है। राइट। अब देखेंगे जो सर्कल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मतलब एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स में क्या रिलेशन है।
तो एक चीज यहां से क्लियर है कि जो सर्कल है वो 2 डायमेंशनल है, राइट। कितने डायमेंशनल है? 2। मान लीजिए हमारा एक प्लेन है, तो प्लेन के एक फिक्स पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट ऐसा चल रहा है, एक पार्टिकल जिसका डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से कांस्टेंट है, तो कम से कम आपको 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। कितने कोऑर्डिनेट? 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। इसमें एक्स वाई भी हो सकते हैं, वाई जेड भी हो सकता है और जेड एक्स भी हो सकता है, बट मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट चाहिए आपको? 2 कोऑर्डिनेट, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर मोशन जो है, या वो एक टाइप का 2 डायमेंशनल मोशन है। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, उस सर्कुलर मोशन में क्या है आपका? 2 डायमेंशनल मोशन है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, मोशन कर रहा है इस टाइप से जी, इसका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से कांस्टेंट है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से। तो मान लीजिए पार्टिकल किसी टाइम टी पी पे है, इस पी को अगर दिखाना हो तो मुझे कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 2। मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 2। तो 2 कोऑर्डिनेट अगर पता चले तो मैं बता दूंगा कि हाँ उस पार्टिकल का लोकेशन, मतलब मोशन किस टाइप से होने वाला है। तो 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी मुझे, एक्स और वाई। तो हम बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन किस टाइप का मोशन है? प्लेनर मोशन। तो आप क्या लिखेंगे? सर्कुलर मोशन इज 2 डायमेंशनल और प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन मतलब किसी प्लेन में ही होगा। जैसे स्ट्रेट मान लीजिए कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है या वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल मोशन। बट ये जो पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। मतलब अगर पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करना है, स्टडी करना है, तो मुझे कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी? 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो क्या बोल दिया हमने? जो सर्कुलर मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। फिक्स पॉइंट है, उसको हमने सेंटर ऑफ सर्कल बोला। जो फिक्स डिस्टेंस है उसको हमने रेडियस ऑफ सर्कल बोला। अब देखते हैं जो सर्कल है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल 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 इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। तो हम यहाँ पे प्रूफ नहीं देने वाले हैं मैथमेटिकली ये कैसे आता है। फिजिक्स में अगर आपको जस्ट एक्सप्रेशन ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, मैथ्स वाले सर आपको डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। डिटेल इन सेंस की कैसे आता है, ये डेराइव करेंगे इस इक्वेशन को, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को। अभी हम क्या ले रहे हैं, जस्ट जो हमको रिजल्ट मिल रहा है उस पर फोकस करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है सर्कल का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजकल टू 0। c इजकल टू 0, राइट। तो इस सर्कल का क्या हो गया? स्टैंडर्ड इक्वेशन इजकल टू 0। अब यहाँ पे जी, एफ और सी के बारे में आप जानना चाहेंगे, तो जी, एफ एंड सी जो है ये कांस्टेंट, ये क्या है आपका? कांस्टेंट है। जी, एफ और सी क्या है आपका? कांस्टेंट है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब सर्कल का इक्वेशन हमने डेराइव किया, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम है। तो जब भी आप सेंटर और रेडियस निकालने जाएंगे तो करना क्या है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आप 1 करेंगे। ध्यान क्या रखना है, जब सेंटर निकालने जाएंगे सर्कल का, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 1 करना है सेंटर और रेडियस के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने अभी फिलहाल 1 करके रखा है। अगर कहीं नहीं 1 है तो आपको क्या करना है? उसको 1 करना है। और सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसमें अगर ऐसे लिख दूं
एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्या मतलब है, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म तो रहना ही चाहिए, और जब सेंटर और रेडियस जब हम निकालने जाएंगे तो दोनों के कोफिशिएंट को, मतलब एक्स स्क्वायर के जो मल्टीप्लिकेशन में है और वाई स्क्वायर के जो मल्टीप्लिकेशन में है, उसको क्या करना है, 1। किसके लिए, सर्कल के सेंटर और रेडियस के लिए, राइट। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अब सेंटर निकालते कैसे हैं इस टाइप के स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए, तो एक बार मैं और लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। अब सेंटर कैसे निकालते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हाफ करना है और माइनस लगाना है। जो एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब एक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है, उसको हाफ करना है और माइनस लगाना है। जो वाई का कोफिशिएंट है उसको हाफ करना है और माइनस लगाना है। तो ये क्या दे देगा आपको, सेंटर ऑफ सर्कल, राइट। फिर क्या देखना है, रेडियस कैसे निकालेंगे। तो ये आपका जो भी आया है सेंटर, उसको स्क्वायर करके ऐड कीजिए, या जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करना है, माइनस करना है। ये कांस्टेंट टर्म निगेटिव भी हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको उसके पहले एक माइनस लगाना है। तो ये तो हो गया आपका सेंटर कैसे आएगा, और ये हो गया रेडियस कैसे निकालेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट। अब हम देखते हैं, कोई प्रॉब्लम लेकर देखते हैं कि हाँ, अगर सेंटर, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वहां से हम रेडियस और सेंटर कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन का सर्कल दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उस सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और सेंटर ऑफ रेडियस निकालना है, सेंटर एंड रेडियस निकालना है। क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो मल्टीप्लीकेशन में है वो 1 करना पड़ेगा, मतलब जो कॉमन टर्म है उसको लेकर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसी में हमको दे दिया था, हम इसको और जनरलाइज कर देते हैं, 2x² प्लस 2y²। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 2 कॉमन ले लिया, x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 3y माइनस 3/2 इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हैं इसको, x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 3y माइनस 3/2 इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में आ गया ये। अब हमको सेंटर निकालना है। सेंटर कैसे निकालेंगे, अब मैंने क्या बोला, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए और माइनस लगाना है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 2, हाफ कर दिया मतलब 1 और माइनस लगा दिया, दैट इज -1। यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 3y, सॉरी 3, तो उसका हाफ करना है और माइनस लगाना है। ये तो आपका हो गया सेंटर ऑफ सर्कल। रेडियस कैसे निकालना है, तो रेडियस के लिए क्या बोला है, जो सेंटर ऑफ सर्कल आया है उसको स्क्वायर करके ऐड करना है माइनस ऑफ जो कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ फिलहाल कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, -3/2। ये तो बाय डेफिनेशन आया है माइनस, और एक ऑलरेडी जो कांस्टेंट है हमारा निगेटिव है। तो क्या आ जाएगा ये आपका 1 प्लस 9/4 प्लस 3/2। अब कॉमन ले लीजिए, इसमें 4 कॉमन हो गया, मतलब एलसीएम हो गया 4। ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 15, और वो तो 19/4, जो भी यूनिट आ जाए आपका। आई होप आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट मेरा यहाँ पे जो मेन पर्पस था कि सर्कल दे रखा हो तो उसका सेंटर ऑफ रेडियस आप कैसे निकालेंगे, राइट। तो क्या क्या बताया हमने, x² y² का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। रेडियस और सेंटर जो है वो सारे रियल होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि एक जो जनरली हमारे फिक्स में मिलते रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए आर स्क्वायर है। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक तो हमने आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाया और देखा एक्स और वाई का तो कोफिशिएंट है या नहीं है, एक्स और वाई का कोफिशिएंट यहाँ नहीं है। सेंटर हम क्या लिखेंगे, जब एक्स और वाई ही नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये हमारा एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, बट एक्स और वाई नहीं है। एक्स और वाई का क्या मतलब, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला जो एक्स और वाई है यहाँ पे अवेलेबल है, तो सेंटर क्या हो जाएगा आपका 0 0। अब रेडियस निकालना है, रेडियस निकालने के लिए क्या बोला था, जो सेंटर है उसको स्क्वायर करके ऐड कीजिए माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, दैट इज आर। तो सेंटर तो हो गया सर्कल का ओरिजिन और रेडियस हो गया आर। तो इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसे, यस और नो। ये आपका रेडियस हो गया और ये आपका सेंटर हो गया। तो आई होप आपको सेंटर निकालना, रेडियस निकालना और सर्कल को आइडेंटिफाई करना समझ में आया होगा, राइट। अब हम चलते हैं सर्कुलर मोशन की तरफ। ये सर्कुलर मोशन होता क्या है, ये तो हमने बता दिया कि अगर कोई पार्टिकल इस टाइप से मोशन करे कि उसका डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट हो या मूविंग पॉइंट से कांस्टेंट हो, उसको हम सर्कल बोलेंगे। और ये जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसी को हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे, राइट। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है। जैसे हम सर्कुलर मोशन की स्टडी करने जाएंगे तो किन किन चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो आप हेडिंग दे देंगे कौन सा, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, और इन सारे चीजों में रिलेशन क्या है, इन सारे चीजों में रिलेशन क्या होने वाला है। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जो मैं प्रॉब्लम लेने वाला हूँ वो प्रॉब्लम पीडीएफ पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको चैनल के साथ ही लगा दूंगा, एक लिंक दे दूंगा आपको, वहां से आप या तो डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल में रख लीजिए, जो भी आपके पास है टैब वगैरह, या उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है मैं लिखाऊं नहीं, बट क्वेश्चन मैं यहाँ समझा दूंगा। जो भी क्वेश्चन मैं लूंगा उसको सिस्टमेटिक वे में मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको दे दूंगा। तो आपको उसके डाउनलोड कर लेना है, और या तो आप टैब में रख लीजिए, जो भी आपके पास सुविधा है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब जो हमने टर्म्स काइनेमेटिक्स में ऑलरेडी सीख रखा है, जैसे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उन सारे टर्म्स में अब जस्ट एंगुलर वर्ड आपको यूज करना है, राइट। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको ट्राई कीजिए समझने का। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक सिंपल सर्कल लेते हैं, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब इसको मुझे दिखाना है, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पी पॉइंट पे है, कहाँ पे है, पी पॉइंट पे है। अब ये एक्स एक्सिस को रेफरेंस लाइन लेते हुए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, रेफरेंस रेफरेंस लाइन, ये हमारा है रेफरेंस लाइन। और एक पार्टिकल है जो पी पॉइंट पे है, तो रेफरेंस लाइन से जब मैं कुछ एंगल थीटा गया और फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस आर है, तो ये जो पॉइंट का लोकेशन है, ये जो पॉइंट का लोकेशन है, तो एक तो हमने एक्स वाई के टर्म में लिखा था, एक्स वाई के टर्म में लिखा था। अब ये जो पी पॉइंट है यहाँ पे अगर मुझे पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते हैं,
दूसरा क्या तरीका है, थीटा तो इसके अलोंग है और सेंटर से आर डिस्टेंस पे पहुंच गए, तो मुझे क्या मिलेगा फाइनली, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट पी। तो पी का लोकेशन आप कैसे लिख सकते हैं, तो लोकेशन ऑफ पॉइंट पी, एक तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, रेडियस मतलब डिस्टेंस और कितना एंगल पे है, रेफरेंस लाइन से कितना एंगल पे है और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है। तो इसको आप आर थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट का लोकेशन क्या हो गया, आर थीटा। तो मान लीजिए वो पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था और चलकर ये पहुंच गया पी पे, टी इक्वल टू टी पे, किसी टाइम टी पे, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा। कितना एंगल चला हो, थीटा। तो पूछा जाए कि टी टाइम में पार्टिकल कितना चला, तो आप क्या बोलेंगे, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, थीटा। तो ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो आई होप ये टर्म आपको समझ में आया होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जो कन्वेंशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेने का, जो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चलता है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल है, तो इस एंगल को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव। इस एंगल को हम मानते हैं पॉजिटिव कन्वेंशनली। अगर कोई पार्टिकल चल रहा है सर्कल में और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मान लीजिए किसी टाइम टी पे यहाँ पे है, तो कितना एंगल चला, इस एंगल को जनरली हम क्या लेते हैं, निगेटिव। क्या लेते हैं, निगेटिव, राइट। तो आई होप ये समझ में आया होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं, एंगल वगैरह का मेजरमेंट कैसे करना है, पार्टिकल के लोकेशन को हम कैसे दिखा सकते हैं। अब फर्स्ट टर्म इसमें जो आता है, अब हमने तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा और हम डिटेल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था, वेक्टर के बारे में पढ़ा था, तो क्या लिखते हैं, r1 प्लस r2, या मान लीजिए दो वेक्टर है r1 और r2, ये किसके बराबर होता है, r2 प्लस r1 के। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब आप टर्म्स को चेंज भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब R1 R2 किसके बराबर, R2 R1 के बराबर। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जब छोटा एंगल लेते हैं डी थीटा वन, आई होप डी थीटा का क्या मतलब है आपको पता होगा। जब छोटे छोटे, जब इन्फिनिटेसिमली स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं तो उसके स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा डेल्टा, तो फाइनाइट चेंज के लिए हम डेल्टा वर्ड यूज करते हैं, बट छोटे चेंज के लिए या इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज के लिए हम डी स्मॉल टर्म यूज करते हैं, डी, राइट। ये क्या हो गया, डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू। तो एंगल जब हम छोटा लेते हैं तब तो ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है। छोटे एंगल्स के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। बट यही जब एंगल हम बड़ा लेते हैं या फाइनाइट लेने लगते हैं तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है क्या, ये तो आपका स्मॉल एंगल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो गया, बट लार्ज एंगल के लिए आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो क्या लिखेंगे आप नोट में, फॉर ए स्मॉल एंगल, फॉर ए स्मॉल एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट for a small angle angular displacement is a vector quantity, is a vector quantity, but for finite, but for finite or large angular displacement, large angular displacement
इट इज ए क्या हो जाएगा ये, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो लार्ज एंगल के लिए तो ये वेक्टर है, सॉरी स्मॉल एंगल के लिए तो ये वेक्टर जैसा बिहेव करता है, बट लार्ज एंगल के लिए ये स्केलर क्वांटिटी जैसा बिहेव करता है, राइट, मतलब वेक्टर नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा एंगुलर वेलोसिटी, क्या लेने देखने वाले हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी में हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने लीनियर वेलोसिटी भी पढ़ा था, तो एंगुलर वेलोसिटी इसी टाइप से, इसको जनरली हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा, राइट। एक तो वर्ड हुआ डब्लू, तो इसका डब्लू का लिखने का तरीका ये है, और एक ओमेगा, तो ओमेगा को थोड़ा ऐसे लिखते हैं, राइट। तो एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा मतलब ओम वगैरह वर्ड जो हम भगवान शिव वाले जो त्रिशूल है उनके जैसा दिखना चाहिए, राइट। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, जैसे हम वेलोसिटी क्या पढ़े हुए थे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सेम चीज यहाँ पे, जो पार्टिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कितना एंगल चला, उसी को जो टाइम से हम डिवाइड करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, उसी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर वेलोसिटी में क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो क्या डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, राइट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे दो टर्म है, मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, सर्कुलर मोशन किसी टाइम टी पे, यहाँ पे मतलब ये पोजीशन आपका थीटा 1 है, टी इक्वल टू 0 मान लेते हैं, और टी इक्वल टू टी पे ये एंगल जो है आपका थीटा 2 है, ये एंगल थीटा 2 है, ये टोटल एंगल थीटा 2 है, ये एंगल थीटा 1 है। तो पूछा जाए पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी कितना हुआ, ये एंगुलर एवरेज, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है, कितना पार्टिकल चला कितने टाइम में, उसी का रेशियो है। तो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखेंगे आप, तो ये थीटा 2, ऑलरेडी पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे इस रेफरेंस लाइन से कितना डिस्प्लेस था, थीटा 1, तो थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1, और कितने टाइम में चला, T2 माइनस T1, तो ये आपका हो गया थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस, क्योंकि इनिशियल टाइम को हमने 0 माना है, आप T1 T2 भी ले सकते हैं, तो इनिशियल टाइम को हमने 0 मान लिया, इसलिए क्या हो गया ओमेगा एवरेज थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई टी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हमने क्या लिखा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो अभी हमने क्या देखा पिछले स्लाइड में, कि जो लार्ज एंगुलर वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो जब डेल्टा थीटा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। क्या लिखेंगे आप, ओमेगा एवरेज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओमेगा एवरेज इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। अब पूछा जाए कि एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी का अगर ऐसा यूनिट आप देखेंगे, तो डेल्टा थीटा एंगल है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, अगर हम यूनिट की बात करें तो ओमेगा का यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर एंगल है तो उसको बोलेंगे रेडियन, और नीचे टाइम है तो सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, राइट। अब एक टर्म आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, हम डिग्री वगैरह को, जैसे हम एंगल का मेजरमेंट किस में करते हैं, डिग्री में या रेडियन में,
तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है, एक चीज आपको ध्यान रखना है बस। जो पाई रेडियन है, जो पाई रेडियन है वो कितने के बराबर होती है, 180 डिग्री। पाई रेडियन जो है 180। तो पूछा जाए 1 रेडियन कितने के बराबर, 1 रेडियन 180/पाई, 180/। तो ये ऑलमोस्ट कितने के बराबर होता है, 57 डिग्री, 57.3 समथिंग आता है। तो ऑलमोस्ट हम क्या मान सकते हैं, ये 57 डिग्री के बराबर है, राइट। तो इस टाइप से आप रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये यूज कीजिए, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इजकल टू, तो 1 डिग्री कितने के बराबर, पाई/180 रेडियन, पाई/180 रेडियन, राइट। तो डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या है, मार्केट में जाते हैं तो फैन वगैरह खरीदते हैं या कुछ भी जो रोटेट करने वाला डिवाइस है, उस पे ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी को वो रेडियन पर सेकंड में नहीं लिखता। जैसे फैन खरीदने के तो क्या बोलेगा, भैया इसका जो फैन का आरपीएम है, मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, जैसे एक साइकिल जब कंप्लीट करेगा फैन का ब्लेड, एक साइकिल पूरा अगर कंप्लीट करेगा फैन का ब्लेड, तो हम बोलेंगे कि इसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। तो जनरली ये चीजें जो प्रैक्टिकली ओमेगा जो है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, तो रेडियन पर सेकेंड हम यूज नहीं करते। रेडियन पर सेकेंड तो आपका ऐसा यूनिट है, तो स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। बट जो प्रैक्टिकल यूनिट है उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे आप, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ ओमेगा, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। क्या क्या देखने को मिलता है आपका, एक तो देखने को मिलेगा 1 आरपीएम। 1 आरपीएम का क्या मतलब है, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, राइट। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कि आरपीएम, फैन का आरपीएम दे रखा है, ओमेगा दे रखा है 30 आरपीएम, 30 आरपीएम। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब है कि ये जो फैन है 1 मिनट में कितना रोटेशन कंप्लीट करेगा, 1 मिनट में ये जो फैन है आपका, एक 1 मिनट में 30 रोटेशन करेगा। 30 रोटेशन बोले तो ये एक रिवल, मतलब जब 1 मिनट कंप्लीट होगा तो फैन का जो ब्लेड है कितने बार घूम जाएगा, अगर सेंटर है ये है तो ये 30 टाइम्स घूम जाएंगे, 30 टाइम्स, राइट। तो ये 30 आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। मतलब ये 30 बार घूम जाएंगे 1 मिनट में। एक तो हो गया आरपीएम वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या यूज होता है, आरपीएस भी यूज करते हैं। आपको प्रॉब्लम्स वगैरह जब हम करेंगे डिस्कशन, तो वहां पे इस सभी चीजें यूज होती है। तो ये क्या है, रिवॉल्यूशन पर, बताइए आप, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये हो गया रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, राइट। इस टाइप के यूनिट भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये है कि ओमेगा अगर दे रखा है आपको, मान लीजिए सपोज 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड, तो इसको रिवॉल्यूशन वगैरह में कैसे कन्वर्ट करें। तो जब पार्टिकल एक साइकिल कंप्लीट करता है तो आपसे पूछा जाए कितना एंगल ट्रेवल करता है। जब ये एक पूरा साइकिल चल जाएगा तो 360 डिग्री, 360, तो 360 मतलब 2 पाई, कितना रेडियन, 2 पाई, क्योंकि पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर। तो 360 मतलब 2 पाई के बराबर। तो वन, हम यहाँ पे क्या रेडियन है, तो रेडियन को रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो आप क्या लिखेंगे आप, 2 पाई रेडियन जो है
टू पाई रेडियन कितना रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन। 2 पाई रेडियन मतलब 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 रेडियन कितने के बराबर, 1/2 पाई रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई 1 रेडियन मतलब 1/2 पाई। सॉरी, ये तो अपना 2 है, ये अपना 2 है। तो ये 2 × 1/2 पाई ये हो जाएगा। इसको तो हमने रेडियन को कन्वर्ट कर दिया रिवॉल्यूशन में, ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये 2 से 2 चला गया, दैट इज 1/पाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, राइट। तो आप ओमेगा को रेडियन, मतलब अगर रेडियन में दिया है तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक 1 मिनट में कितने सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड अगर पूछा जाए तो कितने मिनट, 1/60 मिनट। ये क्या हो जाएगा, 1/60। तो आप रेडियन को डिग्री में, सॉरी रेडियन को रिवॉल्यूशन में और टाइम को मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट ध्यान क्या रखना है, 2 पाई जो रेडियन है 1 रिवॉल्यूशन, 2 पाई रेडियन 1 रिवॉल्यूशन कैसे, जैसे एक बार पूरा जब चलेंगे हम तो कितना एंगल चलेंगे, 2 पाई। तो कितना रिवॉल्यूशन है, एक बार, पूरा एक बार ही घुमाना 2 पाई में, तो हम क्या बोलेंगे, 2 पाई जो है वो 1 रिवॉल्यूशन के बराबर है। ठीक है, तो इस टाइप से आप रिवॉल्यूशन या रेडियन को रिवॉल्यूशन में या ओसिलेशन में और डिग्री मिनट्स को या सेकेंड को आप एक दूसरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओमेगा का ये भी यूनिट काफी फेमस होता है, जो आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। एंगुलर, अच्छा इसमें एक टर्म हमने बताना भूल गया, क्या, एक सेकंड, ये तो हमने देखा कि ये क्या देखा अभी, ओमेगा वगैरह रेडियन पर सेकेंड। अब ये बताया कि ये लार्ज एंगल जब हो तो ओमेगा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब स्मॉल एंगल की हम बात करते हैं, स्मॉल एंगल के लिए, तो स्मॉल एंगल के केस में क्या हो जाएगा, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी ओमेगा हम लिख रहे थे, अब इसका लिमिटिंग केस लेना है। तो लिमिटिंग केस का क्या मतलब, जब टाइम इंटरवल को हम बहुत छोटा कर देंगे, ये क्या था, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाई, इसको लिखने का क्या तरीका है, डी थीटा बाई डी टी। जब छोटा एंगल, टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो बहुत छोटा एंगल चलेंगे, तो इसी छोटे एंगल को कैसे लिखते हैं, स्मॉल डी से, डी थीटा बाई डी टी। अब इस छोटे एंगल के लिए ओमेगा हम, या ओमेगा कैसे निकालेंगे, जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है। मान लीजिए वो पार्टिकल क्लॉकवाइज चल रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। पूछा जाए इस ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, जब पार्टिकल क्लॉकवाइज चल रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है बट वो क्लॉकवाइज है, तो पूछा जाए ओमेगा, ओमेगा अगर कांस्टेंट हो तो किधर मिलेगा आपको ये ओमेगा, तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। जैसे राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करना है, किसका यूज करना है आपको, राइट हैंड, राइट हैंड स्क्रू रूल और पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। तो ये सब चीजें आपने ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ा है कि ये स्क्रू रूल क्या होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल या पाम रूल या क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह के बारे में, राइट। तो अगर किसी चीज को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो किधर जाएगा, अंदर की ओर। पूछा जाए अगर पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन तो कर रहा है बट वो क्लॉकवाइज कर रहा है, तो ओमेगा किधर है, तो अब क्या आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड, मतलब अंदर की ओर है। अगर पार्टिकल, तो ये ओमेगा क्लॉकवाइज है तो हम क्या लिखेंगे, ओमेगा इज परपेंडिकुलर इनवर्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जब ओमेगा, मान लीजिए कोई पार्टिकल है सर्कुलर मोशन तो कर रहा है बट वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है,
तो इस केस में ओमेगा क्या हो जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चला है तो बाहर आएगा राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो क्या लिखेंगे, ओमेगा इट इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर। एक क्या कॉमन सेंस लगाएंगे आप, अगर क्लॉकवाइज हो तो चीजें बंद होती है राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो चीजें खुलेगा, क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज हो तो ओपन होगा या एंटी क्लॉकवाइज हो तो, एंटी क्लॉकवाइज हो तो ओपन होगा और क्लॉकवाइज हो तो क्लोज होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें तो आपको ओमेगा के बारे में हो गई, ओमेगा होता क्या है, ओमेगा का यूनिट क्या होता है, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो छोटे डी थीटा है, डी थीटा बाई डी थी, डी थीटा बाई डी टी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ छोटे एंगल के लिए हमने क्या देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। तो छोटा अगर ओमेगा लेंगे डी थीटा, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और ये ओमेगा कैसे निकालेंगे आप, तो वही राइट हैंड स्क्रू रूल से जस्ट देखना है आपको, जो पार्टिकल है वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। अब एक टर्म हम देखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या देखने वाले हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया आपका, अल्फा। जैसे हमने एक्सेलरेशन के बारे में क्या पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, सेम चीज है आपका। अगर पूछा जाए अल्फा एवरेज बताइए, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1। ये बताइए अल्फा का यूनिट क्या हो जाएगा, ओमेगा का यूनिट हमने ऑलरेडी पढ़ा है रेडियन पर सेकेंड, और एक और टाइम आ गया, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो क्या हमने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लिखा, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इट इज rate of change of angular velocity, angular velocity, right। अब छोटा एंगल अगर दिया, सॉरी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो क्या लिखेंगे आप, डी ओमेगा बाई डी टी। तो ओमेगा को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट। डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। तो इसको क्या बोलेंगे, टाइम रेट ऑफ, टाइम रेट ऑफ एंगुलर, टाइम रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सेम चीज है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट से जस्ट आपको कोरिलेट करना है, जस्ट आपको कोरिलेट करना है, राइट। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। तो अगले टॉपिक में हम मिलते हैं जिसमें हम इसके रिलेशन पढ़ने वाले हैं, जैसे ओमेगा और अल्फा में क्या रिलेशन है, और प्रॉब्लम्स करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।